तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया आपने, इसको हम क्रॉस वैलिडेशन में होल्ड आउट मेथड भी कहते हैं। अभी हम क्रॉस वैलिडेशन पे जाएंगे तो वो भी समझाता हूँ मैं आपको। अच्छा जनाब, ये हो गया। उसके बाद मॉडल बना लें। मॉडल इज इक्वल टू अपने ऊपर रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। अच्छा देखिए, मैं अब इसमें से कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा, सिंपल रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर मैंने लिखा तो सब पैरामीटर डिफॉल्ट चलने शुरू हो गए और ये डिज़ाइन होके आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूंगा, पता नहीं प्रिंट करता हूँ अगर मैं मॉडल को, तो ये क्या प्रिंट करेगा, बता देगा कि रैंडम फॉरेस्ट बन गया है। पैरामीटर कोई थे ही नहीं, लिहाजा पैरामीटर उसने शो नहीं किए कोई। ये सारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स के ऊपर चल रहा है, जो डिफॉल्ट पैरामीटर थे ना उस पर रन हो रहा है। अच्छा जनाब, ये क्लियर हो गई यहाँ तक बात। मैं भी पैरामीटर पे आता हूँ, इसको समझाना है मुझे भी। मॉडल को फिर आप फिट कर लें, तो मॉडल डॉट फिट, आपको जैसे पता ही है कि ट्रेनिंग के ऊपर फिट करना है, तो टी एक्स कॉमा टी वाई, उसकी उसकी ऑलरेडी वैल्यू उसके ऊपर आप लेते हुए उसको मॉडल को फिट कर लेंगे। फिर आप मॉडल को फिट करने के बाद यहाँ पे आप प्रिडिक्शन और रैंडम फॉरेस्ट कर रहे हैं, तो रैंडम फॉरेस्ट का पी आर आई डी सी प्रिडिक्ट कर लें रैंडम फॉरेस्ट को। तो रैंडम फॉरेस्ट को आपने प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और टेस्ट डेटा के ऊपर करना है तो टी ई वाई, सॉरी टी ई एक्स, सही। तो ये आपने मॉडल को प्रिडिक्ट कर लिया। इसके अंदर डेफिनेटली आंसर 10 की फॉर्म में आएगा कि जो टेस्ट डेटा आपने सेपरेट किया है, जो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, तो वो आपने यहाँ पे इसको सेपरेट कर लिया। अगर आप इसका एक्यूरेसी चेक करें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप इसको, क्योंकि प्रिडिक्ट में ले लिया, तो आपने कहा एक्यूरेसी विच इज इक्वल टू, पर हमने क्या एक्यूरेसी के लिए इसको एक्यूरेसी स्कोर को लिया हुआ है, एक्यूरेसी स्कोर, और यहाँ पे आप बता दीजिए तो प्रिडिक्ट आर एफ कॉमा, अब हमारा टेस्ट का एक्चुअल रिजल्ट क्या था, टी ई वाई, तो ये हमें बता देगा क्या रिजल्ट आपके पास है। तो ए सी सी जो है वो आपको मिल जाएगा 74%। ठीक है, ये आपके पास आ गया 74% टेस्ट रिजल्ट। अच्छा देखिए, इसमें आप एक चीज़ जहन में रखिएगा, शायद आपने इस बारे में सोचा ना हो, या सोचा हो तो कभी किया ना हो, कि एक एक्यूरेसी होती है टेस्ट एक्यूरेसी, और एंड एक होती है ट्रेन एक्यूरेसी। ठीक है, ये दोनों में क्या फ़र्क है, अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं टेस्ट एक्यूरेसी। ठीक है, अगर डायग्राम से समझे तो डायग्राम ये कहता है कि आपके पास ये जो डेटा, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट की बात नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ये आपके पास एक एक डेटा है, इसमें से आपने 30% सैंपल दे के जो चेक उसका रेट, हाँ, यानी कि ये आपने अलहदा कर दिया। ये जो टेस्ट है ये तो वो अनसीन है, जो ट्रेनिंग के वक्त शामिल नहीं था, इस पे आपने ट्रेन किया डेटा, ये ट्रेन डेटा है, तो इसके ऊपर आपने अपना मॉडल तैयार किया हुआ है, यानी मॉडल ने इस डेटा को देखा हुआ है और इसके आउटपुट को भी देखा हुआ है, और आउटपुट को देखने के बाद एक मॉडल तैयार हुआ, ये मॉडल तैयार हो गया। मॉडल को तो नहीं पता ना कि आप उससे क्या काम करवाएंगे, मॉडल बना बैठा हुआ है। अब आप यहाँ पे कहते हैं कि मैं ये वाला टेस्ट डेटा जिसको हमारे मॉडल ने नहीं देखा है, जिससे तैयार नहीं हुआ है, अनसीन डेटा, वो बेसिकली इसको पास करेंगे और वो हमें इसके लिए प्रिडिक्ट करेगा। हमें गो के इस टेस्ट डेटा का रिजल्ट मालूम है, तभी हम एक्यूरेसी निकाल पा रहे हैं। अगर इसका डेटा नहीं, इसका आउटपुट नहीं मालूम हो तो हम एक्यूरेसी नहीं निकाल सकेंगे। तो ये बता रहा है कि आपका रिजल्ट कैसा है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं यकीनन इसका रिजल्ट कोई इतना अच्छा तो नहीं आया। अगर हम ये देखें कि इसका जो ट्रेनिंग डेटा है, जिसको हमने मॉडल जिससे बनाया है, उसी के ऊपर इसकी एक्यूरेसी देखें, यानी जो हमें मालूम है जिसका रिजल्ट, जिससे हमने, मालूम से मुराद है जिससे हमने मॉडल डिज़ाइन किया है, तो उसके लिए इसका रिजल्ट कितना होगा, तो उसको कहते हैं, हाँ ये तो हमेशा अलग आएगा। अगर सेम रखना है तो सेम हो सकता है, रैंडम स्ट्रेट को ऑन कर देंगे, अभी बता देता हूँ मैं आपको। ये इन्होंने बिलाल साहब पूछ रहे हैं कि ये रिजल्ट जैसे मिसाल के तौर पे, पहले ये मैं कंप्लीट कर लूँ बात, फिर उधर आता हूँ। तो ये समझ में आ गई बात। अब अगर मैं इसी काम को ट्रेनिंग
एक्यूरेसी निकालने की बात करूं तो जरा देखें, ट्रेनिंग एक्यूरेसी अगर निकालता हूं तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे? जो लाइन नंबर आपके पास मॉडल फिट कर लिया, जो प्रिडिक्शन आपने लिखी है लाइन नंबर 150 पे, उसको आप चेंज कर लें। आप लिखें प्रिडिक्ट, ठीक है, प्रिडिक्ट RF फॉर ट्रेनिंग, TRAI ट्रेन, आपने ट्रेनिंग के लिए कर लिया और कहा कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे TX को पास कर दिया। देखिए पहले TEX को पास कर रहे थे, टेस्ट के X सैंपल को पास कर रहे थे, यानी ये वाला अगर इसमें से देखा जाए डायग्राम में तो ये तो टारगेट क्लास की वैल्यू अलग थी। आप ये वाला पोर्शन पास कर रहे थे 150 नंबर लाइन पर, लेकिन अब आपने ट्रेनिंग भी इसी से की है और टेस्टिंग के और मॉडल की परफॉर्मेंस भी इसी से देख रहे हैं। इसको कहते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी। देखते हैं ट्रेनिंग पे क्या, हालांकि मॉडल बना इसी से तो यकीनन इसकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। तो देखते हैं कि कितना आता है। तो आपने कहा TX को हमने प्रिडिक्ट ट्रेन कर लिया। जब प्रेडिक्ट ट्रेनिंग कर ली हमने, तब देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी निकालते हैं। तो एक्यूरेसी स्कोर जो है फॉर ट्रेनिंग विच इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर, और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिडिक्ट RF ट्रेन, कॉमा, और साथ में क्या लिख रहे होंगे आप यहाँ पे, जो ट्रेनिंग का पार्ट है TY वो लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रिडिक्ट हो गया और ट्रेनिंग वाला जो हमें पता है। अब जब आप इसको इंटर करेंगे तो ये आपको रिजल्ट बता देगा कि ये क्या है। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग कोई इशू है, कॉपी कर लेते हैं। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसके बाद आप इस रिजल्ट को प्रिंट करा दें ACCT के नाम से। तो आप देखें इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 100%। तो 100% क्यों आ रहा है रिजल्ट, जबकि ट्रेनिंग का रिजल्ट 100% और टेस्ट का रिजल्ट जो है वो 74%। ये आपको नजर आ रहा होगा। जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि आपका ट्रेनिंग डेटा जो है वो हाई एक्यूरेसी दे रहा हो, ये भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में आज ही, और टेस्टिंग डेटा जो है वो लो एक्यूरेसी दे रहा हो, तो इसका मतलब है आपका मॉडल जो यहाँ पे फिट हुआ है 149 नंबर लाइन पे, ये ओवर फिट हो चुका है। ओवर फिट अभी हमने पढ़ा नहीं, सारी डिस्कशन करनी बाकी है, लेकिन मैं एक इंडिकेशन बता रहा हूँ कि जब आपके पास जो टेस्ट डेटा है, टेस्ट डेटा उसकी एक्यूरेसी जो है वो लोअर हो जाए और ट्रेन डेटा उसकी एक्यूरेसी हायर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका मॉडल जो डिज़ाइन हुआ है वो ओवर फिटिंग के अंदर फंस गया। अब इसकी कई अकसाम है जज करने की, कि एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, एंड सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के तरीक़ों से इसको हम बेसिकली जज करते हैं। तो अब ये किस तरह सही होगा, तो इसको सही करने के लिए जहाँ पर आपने इसकी क्लास को के ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया था, यानी लाइन नंबर 147 पे, यहाँ पर आपने इसके पैरामीटर पास करने चाहिए ताकि हम इसके ओवर फिटिंग से या इस सिचुएशन से निकल आएँ। कम से कम ओवर फिटिंग से निकलें ताकि इम्प्रूवमेंट तो कर सकें। तो अब आप क्या क्या करना चाहेंगे, तो इसके पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर्स क्या है। तो ट्रेन एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू विल जज कि भाई हम कहीं इस वक्त ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग में तो नहीं फंसे हुए। तो अब बोलेंगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग क्या होता है, तो वो मैं अभी इसके बाद ये जो थोड़ा से पैरामीटर्स पढ़ा दूँ उसके बाद फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये तो कोड हो गया इसका, यहाँ पे इसको रोक के हम दोबारा से स्लाइड पे चले जाते हैं। ये आगे स्लाइड, ठीक है। तो कोड तो हमने रन कर लिया। ये आपके रैंडम फॉरेस्ट है जो कि scikit-learn की वेबसाइट से मैंने कट पेस्ट किया है। जो इसके पैरामीटर्स हैं, देयर आर सेवरल पैरामीटर्स, दीज आर कॉल्ड द हाइपर पैरामीटर एज वेल। तो कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ एस्टिमेटर, एस्टिमेटर कितने ट्री बनाई जाए, क्राइटेरियन कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाए, मैक्स डेप्थ, ट्री की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम सैंपल स्प्लिट, सैंपल की स्प्लिटिंग कब होनी चाहिए, मिनिमम सैंपल लीफ, लीफ कितनी होनी चाहिए, एंड सो ऑन। बहुत सारे पैरामीटर हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है जो कि डिफ़ॉल्ट चलने दिया जाए।
कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप जिसको चेंज करके ओवरफिटिंग वगैरह या रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो इसमें से इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिए कोई 7। बाकी आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको मज़ीद समझ में आता रहेगा कि कौन कौन से हैं दीज पैरामीटर्स जो कि हमने कंसीडर ही नहीं किया था। दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड हाइपर पैरामीटर। ऊपर हेडिंग देखें, रैंडम फॉरेस्ट हाइपर पैरामीटर। ये ना समझना कि ये 7 पैरामीटर हाइपर पैरामीटर हैं, इसके अंदर ग्रीन में जितने पैरामीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे के सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं। उनमें से हमने यहाँ पे 7 को डिस्कस करने के लिए अलहदा किया, जिसमें से पहला है मैक्स डेप्थ, दूसरा है मिन सैंपल स्प्लिट, तीसरा है मैक्स लीफ नोड, फिर है मिन सैंपल लीफ मिनिमम यानी एन एस्टिमेटर, मैक्स सैंपल और मैक्स फीचर्स। ये बेसिकली कुछ है, और यही पैरामीटर्स इस वक्त जो यहाँ नज़र आ रहे हैं इसमें से एक दो के अलावा डिसीजन ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैक्स डेप्थ, सैंपल लीफ, मीन सैंपल लीफ। एस्टिमेटर इस्तेमाल नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। मैक्स सैंपल और मैक्स फीचर, यानी सिर्फ 5 नंबर इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये एस्टिमेटर कितने डिसीजन ट्री बनाए जाए, तो वहाँ तो बनती है क्या। तो इसको पढ़ना और इसको समझना और उसके बेसिस पे दोबारा रन करना, और रन करते करते हमें ज़ाहिर है डिफ़िकल्ट है ना कि मैक्स स्टेप कैसे पता चलेगा किस डेटा में कितना होना चाहिए, अच्छा मैक्स स्टेप कौन सा है। ज़्यादातर तो इन्होंने यहाँ पे मैं एक दो पढ़ देता हूँ, क्योंकि सारे पढ़ेंगे तो आज सारी क्लास रैंडम फॉरेस्ट में निकल जाएगी, तो मैं एक दो डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी स्लाइड से आप पढ़ लीजिएगा। रैंडम फॉरेस्ट हाइपर पैरामीटर नंबर 1 मैक्स स्टेप। कहता है लेट्स डिस्कस द क्रिटिकल मैक्स स्टेप हाइपर पैरामीटर फर्स्ट। यानी अभी हम हाइपर पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं, और इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी अच्छी वैल्यू पुट करके इसको फाइन ट्यून कर दिया जाए। फाइन ट्यून का मतलब है कि ऐसा बेहतरीन अंदाज में उसको सेट कर दिया जाए जिससे हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो। तो अभी हमें पता ही नहीं है मैक्स स्टेप का इम्पैक्ट क्या होता है, तो हाउ वी विल डिसाइड कि क्या वैल्यू यूज़ करनी चाहिए। और बड़ा डिफ़िकल्ट भी है कि हमारा डेटा सेट कैसा है, तो हम कैसे बताएं कि उसकी मैक्स स्टेप क्या होनी चाहिए। तो वो भी अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो लेट डिस्कस द क्रिटिकल मैक्स स्टेप हाइपर पैरामीटर फर्स्ट। द मैक्स स्टेप of a tree is random forest is defined as the longest path between the root node and the leaf node। ये तो आपको अपनी डेटा स्ट्रक्चर की ट्री में बताया गया था कि जो रूट नोड है और उसके बाद जो लीफ नोड है, इसके दरमियान जो लॉन्गेस्ट वाले के दरमियान जो रास्ता है उसको हम मैक्स स्टेप कहते हैं। अगर इसको 0 से काउंट करें तो वो 0 1 2 3 इसकी मैक्स स्टेप है, चाहे वो आप इस डायरेक्शन में चले जाएं चाहे आप इस डायरेक्शन में चले जाएं। तो दीज टू आर कॉल्ड द मैक्स स्टेप। ये सही समझ में आ गई। तो ये हो गया मैक्स स्टेप। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आइए आगे देखते हैं। कहते हैं यूजिंग द मैक्स स्टेप पैरामीटर वी कैन लिमिट अप टू व्हाट डेप्थ वी वांट एवरी ट्री इन माय रैंडम फॉरेस्ट टू ग्रो। डेफिनेटली ये बात सही है ना कि अगर अगर आपको रैंडम डिसीजन ट्री याद हो, तो हमने कहा था कि ये उस वक्त तक ब्रेक होता रहेगा जब तक कि प्योर ना हो जाए। ये आपको याद होना चाहिए, पता नहीं मेरे ख्याल है कि मिड टर्म की वजह से याद होना चाहिए, जो मिड टर्म में डिसीजन ट्री शामिल था। तो प्योर का मतलब ये है कि जब तक आप इसको ब्रेक करते रहेंगे जब तक कि उस नोड आखिरी नोड पे डिसीजन इंडिपेंडेंटली ना हो, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, इसको मजीद हमें स्प्लिट करना चाहिए, तो इस तरह से हम प्योर ना हो जाए। अगर मैक्स स्टेप नहीं देंगे तो ट्री अपनी फुल ग्रो करेगा और प्योरिटी की तरफ ज़रूर जाएगा। तो ये जो ग्रो कर रहा है सीकिंग फॉर प्योरिटी, प्योरिटी को ढूंढ रहा है ये। ठीक है, तो ये प्योरिटी की तरफ ये मूव कर रहा है। अब क्योंकि हमने मैक्स स्टेप बताया नहीं कितना देना है, 4 देना है 5 देना है। अगर मैं मैक्स स्टेप की वैल्यू कह देता हूँ कि अब अभी तो इसने 3rd तक गया है ना, ये हमने कहा डेप्थ 3 है तो ये इससे आगे मूव नहीं कर रहा, 3 तक चला गया। अगर ये 3 से ज़्यादा जाए मिसाल के तौर पे, इसको मज़ीद, अगर ये प्योर नहीं होता इसको मज़ीद डिफेंड करे, तो वो कहेगा नहीं डेप्थ 3 से बढ़ रही है इसकी। अगर आपने डेप्थ 3 दे दी है तो आपको लाजमी इसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते आप। तो ये मैक्स स्टेप, अगर मैक्स स्टेप के कोई आर्गूमेंट नहीं दिया तो वो प्योरिटी की तरफ मूव करता है, चाहे कितने ही ट्री ग्रो के लिए। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि ट्री ग्रो करे ज़्यादा
और प्योरिटी की तरफ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये हम ओवर फिटिंग में पढ़ेंगे अभी जाके, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के अंदर जाके अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कि ट्री जो है वो जितना ज़्यादा ग्रो करके बेहतरीन अंदाज में प्योरिटी बना लेगा तो वो ट्रेनिंग के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन टेस्ट के लिए यानी न्यू अनसीन डेटा के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकेगा। और यही हमारे साथ अभी हुआ डायबिटीज़ के डेटा सेट में। ट्रेनिंग के लिए 1 दे रहा है लेकिन टेस्टिंग के लिए कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था टेस्टिंग के लिए। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब वो क्या कहता है देखिए, यूजिंग द मैक्स स्टेप पैरामीटर वी कैन लिमिट अप what depth we want every tree in my random forest grow। क्या मतलब हुआ कि आप ये लेजेंड में देखें, रेड वाला जो है वो ट्रेनिंग स्कोर है और ब्लू वाला जो टेस्ट स्कोर है, राइट। कहता है कि जैसे जैसे हम पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब है मैक्स डेप्थ पैरामीटर को बढ़ाते हैं, मैक्स डेप्थ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, जैसे जैसे हम मैक्स डेप्थ पैरामीटर को इंक्रीज कर रहे हैं यानी डेप्थ बढ़ जाए, ओपन कर रहे हैं डेप्थ ज़्यादा हो जाए, तो डेप्थ के ज़्यादा होने के साथ साथ आपका देखें ट्रेनिंग एक्यूरेसी कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ, लेकिन टेस्टिंग एक्यूरेसी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो वो ये कहता है कि जब आप डेप्थ को ओपन छोड़ देते हैं और बिल्कुल इसको कहते हैं कि आप ओपनली काम करें और उस वक्त तक इसको ग्रो करते रहें जब तक कि आपके पास जो है वो ऑप्शन है प्योरिटी का, और आप इंक्रीज करते रहें इसको, तो वो क्या कहता है कि आप बेहतर अंदाज में डेटा को फिट कर लेंगे, लेकिन फॉर ट्रेनिंग नॉट फॉर टेस्टिंग। ये कहलाता है ओवर फिटिंग। ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर हाँ ट्रेनिंग हाई हो रही है और टेस्टिंग लो हो रही है, तो हमें इसको लिमिट करना है। अब सवाल क्या रेज होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम डेप्थ क्या दें। इज अ क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन कि हाउ टू मैनेज द डेप्थ इन आर डेटा। वो भी हम इसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी तो हम खाली इम्पैक्ट देख रहे हैं मेरे भाई। तो क्या कहता है, ये बाकी बातें इन्होंने वही एक्सप्लेन की जो मैंने भी आपको बताई हैं पहले। और दूसरा बात वही है कि एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। और कहता है कैन यू थिंक ऑफ द रीजन फॉर दिस, ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ा रहे हैं तो ऐसा क्यों होता जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि द ट्री स्टार्ट टू ओवरफिट, ट्री ओवर फिटिंग हो जाती है। ओवर फिटिंग में कुछ नॉइजी डेटा भी ट्रेन हो जाते हैं। जब नॉइजी डेटा ट्रेन हो जाते हैं तो टेस्ट जो अनसीन डेटा है उसका रिजल्ट प्रिडिक्शन गलत आनी शुरू हो जाती है। तो द ट्रेनिंग सेट एंड द देयरफॉर इज नॉट एबल टू जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब है यानी जो हमें जनरलाइज मतलब आम आम लोगों के लिए भी सही रिजल्ट दे, ऐसा नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपने लिए बेहतर हो जाता है वो ओवर द अनसीन पॉइंट इन द टेस्ट डेटा, टेस्ट सेट। ठीक है, तो ये ओवर फिटिंग की तरफ से। अब वही बात कि ये तो चलो समझ में आता है कि इसका मतलब है मैक्स स्टेप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वेन एवर यू वांट्स टू इम्प्रूव योर टेस्ट रिजल्ट। तो उस बेसिस पे करें क्या, तो करें क्या वो हम अभी अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या देना चाहिए। ये अगर आप काम कर रहे हैं तो हिट एंड ट्रायल पे कर सकते हैं, पहला तो इंस्टेंस ये है। अब हिट ट्रायल पे कितना करें ये भी एक मुश्किल करने काम है। जैसे मैं अगर यहाँ पर सपोज करो इसको कट करता हूँ मैक्स स्टेप को और ले जाते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, ऐसे ही एक ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। और जहाँ पे हमने रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल 147 लाइन पे कॉल किया था वहाँ पे हम मैक्स स्टेप कॉल कर लेते हैं और इसको लिमिट कर देते हैं 15 पे। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम यहाँ पर इसकी जो रैंडम स्टेट है तो 15 पे सेट कर लेते हैं, इसकी रैंडम स्टेट ऑन कर देते हैं इज इक्वल टू 2। ये मैं अभी पता नहीं पहले बार बार बोलता हूँ, समझा नहीं पाता हूँ टाइम। अच्छा जी, रैंडम फॉरेस्ट ने ट्री बनाई लेकिन डेप्थ 15 करके बनाई। उसके बाद मॉडल डिज़ाइन किया और आपने देखें इसमें आ रहा है मैक्स डेप्थ 15 है। आपने अभी टेस्ट पे इसकी प्रिडिक्शन कर ली, इसकी एक्यूरेसी निकाली और एक्यूरेसी जो है वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इससे। ठीक है, आप कहें कि क्यों ना हम इसको और कम करके 10 कर देते हैं। 73.73 के करीब रिज़ल्ट है।
आपने कहा मज़ीद उसको मैं एक्यूरेसी की तरफ जाऊँ, तो 74 हो गया। आप कहते हैं मैं उसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैक्स स्टेप को, और ये मैं कर देता हूँ 5। शिफ्ट आप इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, फिर रिजल्ट निकाला, ये 73 पे ही रुका हुआ है, 6। अब ये कितना आप इसको चेंज करेंगे, कितनी देर तक चेक करते रहेंगे? 74 73 पे ये मूव हो रहा है। आखिरी दफ़ा सिर्फ हम इसकी टैप को 3 करके देख लेते हैं फाइनली क्या रिजल्ट दे रहा है। ये 74 पे ही रुक गया है। इसका मतलब है इसके दूसरे पैरामीटर इसके साथ एसोसिएटेड हैं, दूसरे पैरामीटर भी इसके साथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए दूसरे पैरामीटर की तरफ भी चलते हैं। बस ये 1-2 पैरामीटर पढ़ाऊंगा, वरना तो ये बहुत टाइम ले लेगा। अच्छा जनाब, मिनिमम सैंपल स्प्लिट। ठीक, अभी ये बात तय नहीं हुई। एक चीज़ तय हो गई कि हाइपर पैरामीटर इम्पैक्ट करता है, लेकिन ये तय नहीं हुआ कि इसको हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, राइट? तो ये भी हम आते हैं इस पर। कहते हैं मैक्स डेप्थ। मैक्स डेप्थ जो है, सॉरी, मिनिमम सैंपल स्प्लिट। मिनिमम सैंपल स्प्लिट एक और पैरामीटर है। कहता है पैरामीटर दैट टेल्स द डिसीजन ट्री इन रैंडम फॉरेस्ट the minimum required number of observations in any given node in the order to split। यानी किसी, अगर आपको डिसीजन ट्री याद हो, को कि याद ही है जब अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, तो डिसीजन ट्री जो है जब नोड आप बनाते हैं तो इस वक्त पहला नोड बनाने के लिए आप फुल डेटा लेते हैं। फुल डेटा अगर 100 है तो 100 का 100 डेटा आपके पास होता है, जिसमें से कुछ यस के होते हैं, कुछ नो के होते हैं। लेकिन जब सेकेंड नोड बना रहे होते हैं तो वो इसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर इसकी 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ब्रांचेस बनती हैं और आप 2 जगह स्प्लिट हो जाते हैं। कुछ डेटा इस जगह पे आ जाता है, कुछ डेटा ज़रूरी नहीं कि इक्वल है, कुछ डेटा यहाँ आ जाता है, कुछ वो उनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि अगर ए है तो वो आप इस तरफ चले गए, और बी है तो आप इस तरफ चले गए। तो एक वाले कितने थे इस वाले एट्रीब्यूट में, तो वो इस तरफ आ जाता है। तो इस, जब आप सब सैंपल करते हैं तो सब सैंपल करने के बाद इसके अंदर अब 100 से कम डेटा है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो है वो 45 है और इसके अंदर 55 है, एज्यूम कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है मिनिमम सैंपल स्प्लिट, यानी किसी नोड के पास कितना डेटा होगा कि आप उसको फर्दर स्प्लिट करें। सही है, ये बात समझाना चाह रहे हैं। मिनिमम सैंपल स्प्लिट कि किसी नोड के पास मिनिमम कितना डेटा हो कि आप अगर आप लिख देते हैं कि इक्वल टू 10, यानी किसी भी नोड के पास कम से कम 10 डेटा हो तो स्प्लिट करो, 10 से कम हो तो उसको स्प्लिट ना करो। मिसाल के तौर पर आपने उसको फर्दर स्प्लिट किया, इसको मिल गया 5 डेटा और इसको मिल गया 40 डेटा मिसाल के तौर पर। तो फिर अब ये डेटा, हालांकि ये प्योर भी नहीं है, इम्प्योर है, कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के हैं, लेकिन 5 डेटा है, तो ये फर्दर स्प्लिट नहीं हो, क्योंकि आपने कहा मिनिमम सैंपल स्प्लिट जो है वो 10 के ऊपर होना है। तो इस वजह से आप जो है इसको फर्दर स्प्लिट नहीं है। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सैंपल। दिस इज आल्सो फॉर बेसिकली आप इसको भी रोक रहे होते हैं इनडायरेक्टली, डेप्थ को ही रोक रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि इस तरह से डिफाइन करता है कि क्या नंबर ऑफ सैंपल, मिनिमम सैंपल स्प्लिट क्या है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मिनिमम सैंपल स्पेस इज असाइन टू 2। डिफॉल्ट जो है वो क्या 2 है, इसका मतलब है ग्रो उसने बिल्कुल अलाउ की हुई है, एंड तक जाओ। This means that if any terminal node has more than 2 observations and is not a pure node, pure नहीं है, तो we can split it further into the sub। यानी अगर कोई नोड है, ऊपर से कोई नोड आ रहा है, ये अभी प्योर नहीं है, ठीक है, ये प्योर नहीं है, लेकिन इसमें 3 डेटा है, सिर्फ 3, लेकिन क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्प्लिटिंग 2 पे करनी है तो इसको स्प्लिट करेंगे और इसको मजीद फर्दर स्प्लिट करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर 2 हो जाएगा तो नहीं करेंगे। अगर कोई नोड है उस पर अगर आप ऊपर से आ रहे हैं और 2 हो जाए और ये अभी इम्प्योर भी है, तो इसको हम जो है वो ब्रेक फर्दर नहीं करेंगे, क्योंकि 2 आपने रोक दिया। तो 2 इज़ वेरी मिनिमम वैल्यू, वो जो है बहुत मिनिमम वैल्यू होती है, जो डेफिनेटली इस बात को इंडिकेशन है कि आप ग्रो कर ही रहे हैं इसकी एंड तक। तो मैं सिर्फ इम्पैक्ट बता रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं बता रहा है इस वक्त। ये ध्यान में रखना कि आप बार बार आपको हिट हो रहा होगा, हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा। रैंडम फॉरेस्ट हाइपर पैरामीटर, वो कह रहा है देखो ये सिचुएशन है, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 है तो हमारी
ग्रो जो है वो किस तरह से हो सकती है, ये तो एक समझाने के लिए दो डिफरेंट कि इसको फर्दर, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा तो फर्दर स्प्लिट कर दिया, इसमें भी बहुत सारे डेटा फर्दर स्प्लिट कर दिया, इसमें भी डेटा ज़्यादा है। अच्छा, इसको इसमें 4 डेटा है मिनिमम, इसका डिफ़ॉल्ट 2 है, इसको फर्दर स्प्लिट इसलिए नहीं किया कि ये प्योर हो चुका है। हालांकि डेटा 4 है, स्प्लिट होना चाहिए, लेकिन प्योर को फर्दर स्प्लिट किया ही नहीं जाता। ये स्प्लिट इसलिए हो गया कि इसमें इम्प्योर था, ये फर्दर स्प्लिट इसलिए नहीं हो रहा कि ये प्योर है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप, तो ये फर्दर स्प्लिट होना चाहिए क्योंकि ये इम्प्योर है, क्योंकि अगर वैल्यू आपने 2 दी हुई है तो, और इसको भी फर्दर स्प्लिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें वैल्यू ही 6 दी हुई है, तो मिसाल के तौर पे इस वाले के लिए 6 वैल्यू असाइन है, तो ये फिर सही है, क्योंकि ये फर्दर स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 डेटा है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो ये भी फर्दर स्प्लिट नहीं होगा। तो इस तरह से, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 6 है। ये फ़र्क आ रहा है इनके स्प्लिटिंग के अंदर। वो कहता है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 से 6 कर दें फर्स्ट वाले में, तो वो भी सेकंड वाले जैसा ही हो जाएगा, वो भी 6 पे जाके रुक जाएगा। यानी अगर हम इसको 6 कर दें, सॉरी मैं दो अलग अलग कह गया था, ये अगर 6 इस फर्स्ट वाले को 6 कर दें तो उसकी शक्ल ये बन जाएगी। वैसे ये सेम है, मैं दो अलग अलग समझ के इसको दो अलग अलग कह दिया, वैसे इसकी 6 डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। तो कहता है क्या है, नाउ लेट्स लुक एट द इफेक्ट ऑफ द मिनिमम सैंपल स्प्लिट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। कहता है क्या हो क्या रहा है, ये ट्रेनिंग स्कोर है, टेस्टिंग स्कोर है, ये पैरामीटर्स है। कहता है द ग्राफ below is plotted considering that all the others parameter remain the same and only the value of minimum sample split is changed। तो हो क्या रहा होगा कि आपकी वैल्यू जैसे जैसे मिनिमम सैंपल की वैल्यू को बढ़ाएंगे आप, ठीक है, यानी आप इंक्रीज कर रहे हैं कि पैरामीटर्स वैल्यू को इंक्रीज करें, तो इसका मतलब है जब वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ट्री की हाइट को छोटा कर रहे होंगे ना। जैसे हमने 2 से 6 किया तो ट्री की हाइट क्या हो गई, छोटी हो गई। तो वो कह रहा है कि जैसे जैसे ट्राई हाइट को छोटी कर रहे हैं तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग पार्ट जो है वो प्योर होते जा रहा है, और टेस्टिंग भी जो है प्योर होते जा रहा है। ट्रेनिंग टेस्टिंग थोड़ा सा शुरू में तो इंक्रीज हुआ था, लेकिन फिर पुअर हो गया। ये जो सिचुएशन है कि दोनों ही पुअर हो जाएं, इसको अंडर फिटिंग कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ये हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ आ रहा है, तो इसको अंडर फिटिंग कंडीशन कहा जाता है। तो वंस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द मिन सैंपल हाइपर पैरामीटर, min sample split hyperparameter, we can clearly see that for the small value of the parameter there is a significant difference between the, जब इसकी वैल्यू छोटी थी शुरू में थी, तो एक significant difference between the training and score and the test score, उस वक्त ओवरफिटिंग था। बट एज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इंक्रीज, जैसे जैसे हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते गए तो वो करीब आते गए एक दूसरे के। इसका मतलब है कि ओवर फिटिंग तो कम होता गया, लेकिन आप ज़्यादा अच्छी वैल्यू हासिल ना कर सके, यानी 50% या 55% पे जाके रुक गए। तो कहता है क्या है कि डिफरेंस द टेस्ट स्कोर, बट as the value of parameter increases the difference between the trainer score and the test score decreases। इनका difference तो कम हो गया, but you could not get the gain of the high accuracy, आप high accuracy हासिल नहीं कर सके। तो as a result random forest to underfit, इस वजह से random forest क्या हो गया, underfit भी चलेगा। तो अब ये चीज़ें ज़ाहिर है हमें देखनी है एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं तो ये चीज़ें देखेंगे। देखिए भाई, ये है बहुत सारी स्लाइड्स, 108 पे हम हैं और 172 तक ये जा रही है, तो मैं सारे पैरामीटर्स आपको नहीं पढ़ा सकूंगा। हिंट देने के लिए 2 पैरामीटर्स पढ़ा दिए मैंने आपको, बाकी पैरामीटर्स आप बआसानी इसके पढ़ सकते हैं, खुद से आइडिया दे दिया मैंने आपको। हम ओवर फिटिंग पढ़ेंगे तो और अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या रेज होता है, सवाल ये रेज होता है, ये बाकी पैरामीटर्स 3 4 5, हालांकि हमने सिर्फ 7 पैरामीटर्स को पिक किया है, वो के हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स। तो आप सोच लें कितनी मेहनत करनी है इसके पीछे, अगर आप एक्चुअल में मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि हम ये ना समझें कि हम स्टडी के लिए जो पढ़ रहे हैं उससे सारी दुनिया कैप्चर कर लेंगे। बहुत कुछ पढ़ने के लिए इसमें अभी बाकी है जो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं। हर दफ़ा यही कह रहा है कि मैक्स फीचर्स अगर आप लेते हैं, ये अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था ना, तो अब आपके पास तो फीचर ही एक है, तो आप किस बात पर डिसीजन लेंगे डिसीजन ट्री में। वो कह रहा है मैक्स फीचर्स,
तो वो किस तरह ओवरफिट और अंडरफिट के दरमियान जो है वो मवाजना यहाँ पे कर रहा है। फीचर्स की 7th लास्ट पैरामीटर है ये। अच्छा जनाब, जब ये सारा काम हो जाए, 125 तक ये पढ़ लिया आपने, तो उसके बाद कहता है कि सिलेक्शन ऑफ दीज पैरामीटर्स इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनुअली। आप कैसे कहेंगे किसी डेटा सेट के लिए मैनुअली क्या सेलेक्ट किया जाए भाई? तो उस बेसिस पे अ जेंटल इंट्रोडक्शन ऑन हाउ फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यून का मतलब क्या है? फाइन ट्यून का मतलब ये है कि आप जो हाइपर पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, मशीन एंड डीप लर्निंग मॉडल्स यूजिंग द टेक्निक सच एज रैंडम सर्च। कोई ऐसा मेथड हो जिससे हमारे पैरामीटर्स की वैल्यू सेलेक्ट हो जाए। लाइक वो मेथड्स के नाम क्या है? रैंडम सर्च है, ऑटोमेटेड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ट्यूनिंग मेथड्स है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि बेसिकली आपके पास यूज़ होते हैं इसकी पैरामीटर की फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग वर्ड मीन्स आप अच्छा पैरामीटर ढूंढना चाहते हैं। तो इसके दो बेसिक मेथड है, हाइपर पैरामीटर और मॉडल पैरामीटर। एक मॉडल पैरामीटर्स वो होते हैं जो पैरामीट्रिक मॉडलिंग बेस बेस एल्गोरिथम्स होते हैं। यानी मिसाल के तौर मॉडल मॉडल पैरामीटर्स और एक हाइपर पैरामीटर। मॉडल पैरामीटर्स वो होते हैं जो कि बेसिकली मैं बस इससे पहले एक वर्ड यूज़ कर लेता हूँ कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। जैसे हमने पहले कहा था सुपरवाइज, ये सब तो है ही है। इसके अलावा पैरामीटर्स पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया। पैरामीट्रिक वो जो कि आपके पास फंक्शन मैपिंग बेस्ड काम करते हैं। फंक्शन मैपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन होता है जो इनपुट आउटपुट के दरमियान मैप किया जाता है, उसको फंक्शन मैपिंग बेस कहते हैं। जैसे लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, न्यूरल नेटवर्क्स के न्यूरॉन्स हैं क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिग्मॉइड फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। तो वो पैरामीट्रिक एल्गोरिथम्स कहलाते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक में ऐसी कोई मैपिंग नहीं होती। जैसे डिसीजन ट्री में कोई मैथमेटिकल मैपिंग नहीं है इनपुट आउटपुट के दरमियान, एसवीएम में कोई मैपिंग नहीं है, केएनएन में कोई मैपिंग नहीं है। तो वो नॉन पैरामीट्रिक होते हैं। नॉन पैरामीट्रिक के वेरिएबल पैरामीटर्स को हाइपर पैरामीटर कहते हैं और पैरामीट्रिक को हम मॉडल पैरामीटर्स कहते हैं। लीनियर रिग्रेशन के भी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हैं लेकिन वो मॉडल पैरामीटर्स कहलाते हैं। और जो नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिथम्स के पैरामीटर्स हैं उनको हम पैरामीट्रिक। तो ये जो बेसिक फर्क इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा जनाब, तो अभी तो हम हाइपर पैरामीटर वाले की बात कर रहे हैं जो कि ज़्यादा हमारे लिए क्रूशियल है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बात से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। हाँ जी, फॉलोइंग अप्रोच टू हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन विल बी एक्सप्लेन, जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। मैनुअल सर्च, यानी आप जो पैरामीटर्स ऊपर हाइपर पैरामीटर देख के आए हैं उनको फाइन ट्यून करने के लिए कौन से मेथड यूज़ करें। तो मैनुअल सर्च ये है इसमें लिखा हुआ जो हमारी स्लाइड्स है, रैंडम सर्च, ग्रिड सर्च, ऑटोमेटेड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, बेसियन ऑप्टिमाइजेशन या जेनेटिक एल्गोरिथम के बेसिस के ऊपर, एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये अपना अलग एल्गोरिथम भी है लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स फॉर ट्यूनिंग ऑफ हाइपर पैरामीटर्स। ये 5 मेथड एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि अभी हम यहाँ डिस्कस हैं। तो और भी बहुत सारे सॉफ्ट मैक्स मेथड भी है और इस तरह के डिफरेंट मेथड्स जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये बेसिकली एक लेंदी डिस्कशन है जो हम यहाँ पे उसको रोक रहे हैं। ये मैं सिर्फ दिखा दिया, मैं आपको समझा भी दिया है कि आप इसको ज़रूर देखें, लेकिन यकीनन टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकूँगा अभी, क्योंकि अगर मैं इसको भी शुरू करूँगा तो ये एक नई डिबेट और नई जंग शुरू हो जाएगी और उसके नए एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने सॉल्व की हुई है और सारे कुछ समझाया हुआ भी है। इसके लिए कुछ अगर आपने पढ़ना है तो एक्स्ट्रा क्लासें अरेंज करनी होंगी। मेरे पास भी टाइम हो, आपके पास भी टाइम हो, ताकि हम एक्स्ट्रा क्लासों में इन हाइपर पैरामीटर्स की इम्प्लीमेंटेशन को देख सकें। ये सारा मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे रखा हुआ है इंडिविजुअली। और पहले हमने जर्नल काम किया यहाँ पे कोड में, उसके बाद फिर दूसरे तरीके से जर्नल काम किया, फिर उसके बाद सबसे पहले रैंडम मैनुअल सर्च मेथड इस्तेमाल किया और कंपैरिजन किया कि जो हम नहीं कर रहे थे मैनुअल सर्च तो उसमें और इसमें रिजल्ट में क्या फ़र्क आएगा। तो ये रिजल्ट भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस बेसिस के ऊपर डेफिनेटली फिर रैंडम सर्च, मैनुअल सर्च से रैंडम सर्च पे शिफ्ट हुए और फिर ग्रिड पे चले गए, फिर ऑटोमेटिक पे चले गए। तो इट्स क्वाइट
लेंदी ना कि हम इस पे सारी चीज़ें डिस्कस करें। तो तीन चीज़ें डिस्कस की अब तक हमने, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेबल तो नहीं थी। सबसे ज़्यादा पहली बात हमने अभी तक जो डिस्कस की है वो रैंडम फॉरेस्टिंग। अगर सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट तक रहते तो बहुत छोटा सा टॉपिक था और हम काफ़ी पहले कवर कर चुके थे। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट इटसेल्फ जो है वो इसके पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी देख ही लिया, लिहाजा इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। रैंडम फॉरेस्ट एक बेसिकली ऑनसेम्बल मेथड है, बैगिंग बेस पे काम करता है, जिसको हम बूटस्ट्रैप भी कहते हैं। और उस बेसिस पे हमारे पास जो उसका कोड है वो ये कहता है कि आप इसके पैरामीटर्स के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसको हाइपर पैरामीटर कहते हैं, इसको सीरियस लेके इस पर काम करें। अब सवाल ये है कि हम कैसे इसको सेट करेंगे। तो उसको पहले समझाया गया कि हाइपर पैरामीटर कौन से थे, उसमें मैंने 2 समझा दिए। अब बाकी 4-5 इसमें से पढ़ने में आपको आसानी होगी। और फिर इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके लिए कोई 4 मेथड यहाँ पे डिस्कस किए हुए, तो वो 4 मेथड आपने यहाँ पे पढ़ने हैं इसको। ठीक है, अब हम अगला टारगेट की तरफ मूव करते हैं, ताकि हम इन चीज़ों को जो है वो देख सकें। लास्ट क्लास में हमने क्या रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कि पढ़ लिया दोबारा पढ़ लें। अच्छा आइए अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। क्विकली रिव्यू करते हैं ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग को, ताकि आपको ये वाली बात भी समझ में आ जाए। 5:30 बजे नमाज है, 5:30 पे ब्रेक लेंगे हम। 5:22 हो रहे हैं, तो 3-4 मिनट में हम इसका ज़रा ओवरव्यू लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, देखो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का वर्ड इतना, हाँ there बोलो। is something some थोड़ा सा आइडिया करता हूँ इसमें। आवाज़ कट रही है तुम्हारी अ, अब्दुल्ला। अभी हो जाएगा करना थोड़ा सा एक ट्रेनिंग देखना। अब्दुल्ला कुछ पूछ रहे हो या किसी से बात कर रहे हो? हमें आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। चलो ठीक है। अच्छा, इज़ वेरी कॉमन टॉपिक इज कॉल्ड ओवर फिटिंग एंड, यानी आप कभी भी कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे तो आपको ये खुद चेक करना होगा कि आपका मॉडल कहीं ओवर फिट तो नहीं हो गया और कहीं अंडर फिट तो नहीं हो गया। अगर आपका मॉडल किसी ओवर फिट ट्रेनिंग के ऊपर ओवर फिट हो चुका है तो फिर आप उसकी ओवर फिटिंग को ब्रेक करेंगे, या अभी तक अंडर फिटिंग में फंसा हुआ है तो फिर आप उसको अंडर फिटिंग को ब्रेक करेंगे। नॉर्मली अंडर फिटिंग के इश्यूज कम आते हैं एज कम्पेयर टू ओवर फिटिंग, तो इसलिए आपको ज़्यादातर वर्ड सुना होगा ओवर फिटिंग का। तो हमें इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ताकि जब आप किसी से बात करें, डिस्कस करें, मॉडल बनाएं, तो एटलीस्ट आप ये देख तो सकें कि हमारा मॉडल जो है वो ओवर फिट में स्टक हुआ है या अंडर फिट में स्टक हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से देखें कि हमारा मॉडल कहाँ है। तो ज़ाहिर है, एक तो है मैं ग्राफिकल समझाऊंगा आपको। ग्राफिकल शो करना, यानी ग्राफिकल यहाँ पे हम हैंड्स ऑन बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ को उठा के शो करना मुश्किल है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स 4, 5, 8, 10, 12, 15, 100 होते हैं। तो उन 100 एट्रीब्यूट्स या 5 एट्रीब्यूट्स के रिजल्ट्स को स्क्रीन पे शो नहीं किया जा सकता। सिंगल एट्रीब्यूट्स पे बना सकते हैं, वो बना लेंगे हम समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में टेक्निकलिटी के हिसाब से हम ओवर फिटिंग को जज करें वो क्या होगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आपका मॉडल ट्रेनिंग के ऊपर हाई क्वालिटी और टेस्टिंग पे लो रिजल्ट दे रहा हो तो समझ लें कि ओवरफिट हुआ हुआ है। ठीक है, अब उसको कैसे दूर करेंगे वो भी हमें पढ़ना है। पता चल गया ना, पता चलना ही काफ़ी थोड़ी है, पता चलने जैसे भी हमने कहा कि हमें पता चल गया कि पैरामीटर्स ये होते हैं, इनके ये मकासद हैं। अब सेट कैसे करेंगे, तो उसको सेट करने के लिए फाइन ट्यून मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत तो है, जाहिर सी बात है। मशीन लर्नर का काम क्या है, ये थोड़ी कि साफ सुथरा डेटा लें उठा